हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट दो लेक्चर्स में मैंने आपको वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैंने वो सारे आपको बताए, ठीक है। जब मैं आपको वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स के अंदर वो सारी प्रोटीन्स जो कि सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं या फिर जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है वो वेसाइकिल बेस्ड ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में एक जो प्रोटीन हमारी सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती है वो एक मेम्ब्रेनस वेसाइकिल में पैक होकर के एक मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट से दूसरे मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट तक भेजी जाती है, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट कोई ऑर्गेनेल हो सकता है जैसे कि इंडोसोम हो सकता है, गाली कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि जिस मेम्ब्रेन से वेसाइकिल बड करती है उसको हम लोग पेरेंट मेम्ब्रेन कहते हैं और जिस मेम्ब्रेन पर जा करके वो वेसाइकिल फ्यूज करती है उसको टारगेट मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर एक्सेप्टर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जब किसी प्रोटीन की टारगेटिंग स्टार्ट होती है, किसी सेक्रेटरी प्रोटीन की टारगेटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसको वेसाइकिल में पैक किया जाता है, यानी कि जो पेरेंट मेम्ब्रेन है वहां से वेसाइकिल सबसे पहले बड करेगी, ठीक है। और एक वेसाइकिल की बडिंग जो होती है वो इनिशिएट होती है एक एक कोड प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से। किस चीज से इनिशिएट होती है? तो अगर हम लोग बात करें वेसाइकिल बडिंग के इनिशिएशन की, द बडिंग ऑफ वेसाइकिल initiates with the polymerization of a coat protein on the membrane, ठीक। जो हमारी पेरेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक कोट प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोटीन वहां पे जो कोट प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रही है या फिर पॉलीमराइज हो रही है वो तीन तरीके की हो सकती है। तीन तरह की कोट प्रोटीन्स होती हैं, वो वेसाइकिल को कोट किए रहती हैं चारों तरफ से, मतलब तीन तरह की कोटेड वेसाइकिल सेल्स में देखी जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं कोप 1 कोटेड वेसाइकिल, कोप 1 कोटेड वेसाइकिल। दूसरे को हम लोग कहते हैं कोप 2 कोटेड वेसाइकिल, और तीसरी को हम लोग कहते हैं क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल, ठीक है। और ये जो वेसाइकिल का नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कोप 1, कोप 2 और क्लेथ्रिन, ये इनकी प्राइमरी कोड के अनुसार हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी कोड प्रोटीन है वो कोप 1 है, यहाँ पे जो प्राइमरी कोड प्रोटीन है वो कोप 2 है और यहाँ पे जो प्राइमरी कोड प्रोटीन है वो क्लेथ्रिन है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वेसाइकिल्स का नाम दिया, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इन कोड प्रोटीन्स के साथ साथ वहाँ पे और भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके बारे में आज हम लोग अभी आगे चल के बात करेंगे कि इस कोप 1 के साथ में और कौन कौन सी कोड प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कोप 2 के पास में क्या होती हैं और क्लेथ्रिन के साथ में क्या होती हैं, ठीक है। अब ये जो कोप 1 कोटेड वेसाइकिल्स हैं, कोप 2 कोटेड वेसाइकिल्स हैं और क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल्स हैं, ये कहाँ से बड होती हैं और कहाँ पे फ्यूज होती हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोप 1 कोटेड वेसाइकिल्स की तो ये कहाँ से बड होती हैं और कहाँ पे फ्यूज होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिस गॉल्जी से प्रोटीन्स को लेकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाती हैं, ठीक है। एक तो सिस गॉल्जी से प्रोटीन्स को लेकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाती हैं या फिर बिटवीन द गोल्जी सिस्टर्नी। कल मैंने आपको बताया था कि जो लेटर
नेटवर्क होता है या लेटर गोल्गी सिस्टर्नी होती है, वहां से प्रोटीन्स मूव करके अर्ली गोल्गी सिस्टर्नी की तरफ आती हैं। मतलब ट्रांस गोल्गी से मीडियन गोल्गी, मीडियन गोल्गी से फिर अर्ली गोल्गी की तरफ आती हैं। ठीक है, कल मैंने आपको ये चीजें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहां पे जो वेसिकल्स बड होती हैं उनमें जो कोट प्रोटीन होता है वो बेसिकली कौन सी कोट प्रोटीन होती है? कोप 1। इसका मतलब कोप 1 कोटेड वेसिकल जो होती हैं वो किस तरह की ट्रैफिकिंग को जो है किस तरह की ट्रैफिकिंग को मीडिएट करती हैं? तो ये मीडिएट करती हैं रेट्रोग्रेड ट्रैफिकिंग को, रेट्रोग्रेड ट्रैफिकिंग, क्योंकि ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोटीन्स को लेकर के जा रहे हैं। कौन? कोप 1 कोटेड वेसिकल। कहाँ लेके जा रही है? सिस गोल्गी से ईआर की तरफ, या फिर बिटवीन द गोल्गी सिस्टर्नी, मतलब लेटर गोल्गी से अर्ली गोल्गी की तरफ। मतलब मूवमेंट किधर है? ट्रांस की तरफ से, ट्रांस से सिस की तरफ मूवमेंट है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूवमेंट है। इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, कल मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, तो कोप 1 कोटेड वेसिकल बेसिकली रेट्रोग्रेड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। और जो कल मैंने आपको बताया था रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट वेसिकल या रेट्रोग्रेड सेक्रेटरी वेसिकल जो होती हैं वो कोप 1 कोटेड वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोप 2 की। अगर हम लोग बात करें कोप 2 की, तो ये वेसिकल बड होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और मूव करती हैं गोल्गी की तरफ। ये गोल्गी की तरफ जाती हैं। इसका मतलब ये किस तरह की ट्रैफिकिंग को इनिशिएट कराती होंगी? ये एंटेरोग्रेड ट्रैफिकिंग कराती हैं, मतलब फॉरवर्ड मूविंग होती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है क्लेफ्टिन कोटेड वेसिकल। तो जो क्लेफ्टिन कोटेड वेसिकल्स होती हैं वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करती हैं इंडोसोम की तरफ। ठीक, और इसके अलावा कभी कभी ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से इंडोसोम की तरफ और ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से लाइसोसोम की तरफ। ठीक, तो ये डायरेक्शंस होती हैं इन सारी कोटेड वेसिकल्स के मूवमेंट की। आपको ये चीजें याद रखनी है, कौन सी वेसिकल, कौन सी कोट प्रोटीन वाली वेसिकल कहाँ से बड कर रही है और कहाँ पे फ्यूज कर रही है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये कोट प्रोटीन ये भी डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोटीन वेसिकल में एडमिट होगी। ठीक है, अब जब कोट की असेंबली हो रही है, जब हमारी वेसिकल बड कर रही है, उसी समय वहां पे कौन सी प्रोटीन वेसिकल के अंदर में जाना है ये भी डिसाइड हो जाता है। और जो कोट प्रोटीन होती है उसके साथ में जो हमारी कार्बो होती है, जो हमारी प्रोटीन जिसको सिक्रीट होना है, जिसको अपने टारगेट तक जाना है, वो प्रोटीन क्या करती है, उसके पास जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो सिग्नल सीक्वेंसेस इन कोट प्रोटीन्स के साथ में एक अटैचमेंट या नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ में अटैच्ड हो जाती हैं, जिसके थ्रू वो प्रोटीन्स जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना है वो क्या होती है, वेसिकल में कैप्चर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कोट प्रोटीन है ये वेसिकल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करती है, यानी कि कर्वेचर प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स कर्वेचर। ठीक है, वेसिकल को कर्वेचर प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। वेसिकल बड हो चुकी है, वेसिकल कितने तरह की कोट प्रोटीन्स होती हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, एक तीसरी बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी कि वेसिकल के बड होने के बाद वेसिकल का फ्यूजन होने के लिए वहाँ पे एक फ्यूजन प्रोटीन पाई जाती है। वेसिकल के फ्यूजन के लिए जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको हम लोग कहते हैं वी स्नेयर। ठीक है, वी स्नेयर्स। ठीक, ये वी स्नेयर्स जो हमारी पेरेंट मेम्ब्रेन से वेसिकल बड हो रही हैं वहाँ पे वी स्नेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, और ये भी उसी टाइम जो है वेसिकल में इंक्लूड हो जाती हैं जिस टाइम कोट का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है। इसका मतलब कोट प्रोटीन जो होती है वो बी स्नेयर को इंटीग्रेट कराने में भी हेल्प करती है। ठीक है, और जितनी भी तरह की वेसिकल्स होती हैं सब की सब बड होने के लिए और फ्यूज होने के लिए वी स्नेयर और टी स्नेयर का इस्तेमाल करती हैं।
आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि वी स्नेयर जो होती है वो हमारी सेक्रेटरी वेसाइकिल पे पाई जाती है, जो वेसाइकिल कार्गो लेकर के आ रहा है उसके पास पाई जाती है। और टी स्नेयर जो होता है हमारा वो टारगेट मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। ठीक है, जैसे ही वेसाइकिल पिंच ऑफ होती है, ठीक है, पेरेंट मेम्ब्रेन से जैसे ही वेसाइकिल पिंच ऑफ होती है, इसके पास में कार्गो है, कोट प्रोटीन है, वेसाइकिल पिंच ऑफ हो गई, वैसे ही जो कोट प्रोटीन होती है वो वेसाइकिल को छोड़ देती है। ठीक है, कोट प्रोटीन क्या करेगी, वेसाइकिल को छोड़ देगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट ये एक वेसाइकिल है जो कि किसी मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ होकर के आई है। ठीक है, और ये इसकी कोट प्रोटीन, ये इसकी कोट प्रोटीन, ठीक, ये इसकी कोट प्रोटीन। इसके पास में, इस वेसाइकिल के पास में वी स्नेयर्स भी हैं। ठीक है, ये क्या है, वी स्नेयर्स, जो ब्लैक कलर से मैं आपको रिसेप्टर टाइप का दिखा रहा हूँ, ये है हमारी वी स्नेयर्स। ठीक है, वी स्नेयर्स। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो वी स्नेयर्स है इसको कोट प्रोटीन सराउंड किए हुए है। ठीक है, और इसके पास में एक कार्गो, ठीक है, कोट प्रोटीन इसको सराउंड किए। जैसे ही ये वेसाइकिल पिंच ऑफ होकर के आती है, ये कोट प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, कोट प्रोटीन क्या हो जाती है, रिमूव, कोट रिमूव आफ्टर वेसाइकिल पिंचिंग या वेसाइकिल बडिंग। जैसे ही वेसाइकिल बड होकर के बाहर निकल आती है, ये कोट प्रोटीन यहाँ से शेड ऑफ हो जाती है, या आप कहें तो रिमूव हो जाती है। अब जैसे ही ये कोट प्रोटीन यहाँ से रिमूव हुई तो क्या हो गया, इसने अपने बी स्नेयर को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कोट प्रोटीन जैसे यहाँ से हट गई, बी स्नेयर क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब ये बी स्नेयर एक्सपोज्ड है। ठीक है, अब ये वेसाइकिल जाएगी, अपनी टारगेट मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी, और यहाँ पे सपोज दैट एक टारगेट मेम्ब्रेन है, टारगेट मेम्ब्रेन के पास में क्या है, टी स्नेयर। ठीक, टारगेट मेम्ब्रेन के पास टी स्नेयर। ठीक, तो ये एक्सपोज्ड बी स्नेयर इस टी स्नेयर के साथ में इंटरेक्ट करेगा और दोनों ही मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो इस तरह से वेसाइकिल का फ्यूजन होता है। आगे चल के इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग वेसाइकिल बडिंग के बारे में बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ हम अभी उन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो ये हमारी कोट प्रोटीन होती है, इनकी असेंबली किस तरह से होती है। सबसे पहली मैकेनिज्म तो ये होती है कि इनकी असेंबली किस तरह से होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जितने भी तरह की कोट प्रोटीन्स होती हैं, इन सब के पास एक बाइंडिंग साइट होती है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, इसके लिए बाइंडिंग साइट होती है। जितनी भी तरह की हमारी कोट प्रोटीन्स हैं, सबके पास में जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं, या फिर मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं। ऑल कोट प्रोटीन्स हैव बाइंडिंग साइट फॉर ए जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, या फिर हम लोग कहें जीटी पेज, इसके पास जीटी पेज एक्टिविटी होती है। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ से बाइंड करती है, इसके पास जीटी पेज एक्टिविटी होती है। ठीक, जीटी पेज एक्टिविटी होती है। और बेसिकली हम लोग इनको कहते हैं कि ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती है। ये क्या होती हैं, ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, और ये जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स यहाँ से जुड़ती हैं, ये इस पूरे कोट के असेंबली और इस पूरी प्रोसेस के क्या होती हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं। ये क्या होती हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं। ठीक, जितने भी तरह की कोट प्रोटीन्स हैं, सबके पास एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए बाइंडिंग साइट होती है, या मोनोमेरिक जी प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट होती है। और ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो होती है, ये पूरे कोट प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन और वेसाइकिल के बडिंग के लिए रेगुलेटर का काम करती है, या फिर रेगुलेटरी साइट का काम करती है। तो किस तरह से ये रेगुलेट करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये जो प्रोटीन्स हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स, इनके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारी कोप 1 कोटेड वेसाइकिल होती हैं और क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल होती हैं। जो हमारी
कोप 1 कोटेड वेसाइकिल होती हैं और हमारी क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल्स होती हैं। क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल्स होती हैं, इनके पास जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होती है उनको हम लोग कहते हैं ARF। ARF मोनोमेरिक जी प्रोटीन यहाँ से बाइंड करती है, ठीक है। और जो हमारी कोप 2 कोटेड वेसाइकिल्स होती हैं, कोप 2 कोटेड वेसाइकिल्स होती हैं या हम लोग के एंटीरोगेट वेसाइकिल्स होती हैं, उनके पास SAR1 मोनोमेरिक जी प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो ये दो तरह की मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स हैं जो कि वेसाइकिल के बडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक। और ये दोनों ही प्रोटीन्स दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं सेल के अंदर। पहला तो ये GDP बाउंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, GDP बाउंड फॉर्म और GTP बाउंड फॉर्म। क्योंकि GT पेज है तो कभी ये GTP से बाउंड रहेंगे, कभी GDP से बाउंड रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, GDP बाउंडेड फॉर्म में या फिर GTP बाउंडेड फॉर्म में, ठीक। और ये जो साइकिल चलती है कि कभी ये GDP बाउंडेड फॉर्म में आते हैं, कभी GTP बाउंडेड फॉर्म में आते हैं, यही प्रोसेस पूरी कोट प्रोटीन की असेंबली वाली प्रोसेस को रेगुलेट करती है, ठीक है। जब ये GDP बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं तो इस कंडीशन में ये डिसअसेंबली को प्रमोट करते हैं, डिसअसेंबली ऑफ कोट। और जब ये GTP बाउंडेड फॉर्म में होते हैं तब ये असेंबली को प्रमोट करते हैं, असेंबली ऑफ कोट, ठीक। तो किस तरह से इनका पॉलीमराइजेशन होता है, किस तरह से पूरी साइकिल चलती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं आपको SAR1 के बारे में पहले बताता हूँ और फिर मैं आपको ARF के बारे में बताता हूँ। छोटा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम तरीके का पाथवे फॉलो करते हैं पूरे कोट प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन के लिए। सबसे पहले SAR1 की बात करते हैं कि SAR1 किस तरह से कोट प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। तो SAR1 जो है बेसिकली साइटोसोलिक मोनोमेरिक जी प्रोटीन। SAR1 ये क्या है, साइटोसोलिक मोनोमेरिक जी प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये साइटोसॉल में जब ये पड़ा रहता है तो ये मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, ये GDP बाउंडेड फॉर्म में रहता है। साइटोसॉल में किस फॉर्म में रहता है, SAR GDP फॉर्म में रहता है, ठीक है, SAR GDP फॉर्म में रहता है, ठीक। अब इसका जो एक्सचेंज होता है GDP से GTP में जो एक्सचेंज होता है ये मल्टीपल सिग्नल्स पे डिपेंड करता है। हालांकि वो सारे सिग्नल्स नोन नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो सिग्नल होता है जब ER के अंदर में कोई भी कार्गो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी हो जाता है तो सिग्नल होता है कि ये SAR1 जो है अपने GDP को GTP से एक्सचेंज करे। सिग्नल क्या होता है कि कोई कार्गो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर रेडी है तो ये सिग्नल होता है कि ये जो SAR1 है ये अपने GDP को GTP से एक्सचेंज करे, ठीक है। अब GDP को GTP से एक्सचेंज करेगा कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। साइटोसॉल में SAR1 GTP के बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, ER की मेम्ब्रेन में एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है। मैं चार्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेक12, ठीक है। ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जैसे कोई कार्गो प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी होता है, ये प्रोटीन क्या करती है, साइटोसॉलिक जो हमारा SAR1 GDP है उसके साथ में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। ये इसके साथ में इंटरेक्ट करती है। मैं आपको बना के दिखाता हूं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। यहाँ से वेसाइकिल बड होना है और जो वेसाइकिल बड होगी वो साइटोसॉलिक साइड पे बड होगी, ठीक है। इधर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इधर है और इधर ल्यूमेन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये हमारी ER की मेम्ब्रेन है।
और यहाँ पे एक कार्गो तैयार है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होना है। ये क्या है? कार्गो। ये एकदम रेडी है, इसको जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये साइटोसॉल में हमारा पड़ा हुआ है SAR-1 GDP बाउंड फॉर्म में। ठीक, ये क्या है? हमारा SAR-1 है, GDP बाउंडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक, मैंने आपको बताया कि एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, जिसको हमने कहा कि वो क्या है? Sec12। जैसे ये कार्गो रेडी हुई, ये जीडीपी बाउंडेड जो हमारा SAR-1 है, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ में? ये इंटरेक्ट करता है Sec12 के साथ में। Sec12 क्या करता है? इसके जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, किससे एक्सचेंज कर देता है? जीडीपी को जीटीपी से। जीटीपी अंदर आ गया और जीडीपी क्या हुआ? बाहर निकल गया। ठीक है, जीटीपी को जीडीपी से जैसे ही एक्सचेंज किया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा जो ये जीडीपी बाउंडेड SAR-1 था, ये कन्वर्ट हो गया जीटीपी बाउंडेड SAR-1 में। ठीक, जैसे ही जीडीपी बाउंडेड SAR-1 जीटीपी बाउंडेड SAR-1 में कन्वर्ट हुआ, इसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है? आ करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से त्रिथर्ड हो जाता है या यहीं पे अटैच हो जाता है। जीटीपी बाउंडेड SAR-1 क्या होता है? आ करके यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में त्रिथर्ड हो जाता है, यहीं से ये लटक जाता है। ठीक है, या यहीं पे अटैच हो जाता है। ठीक, अब जब ये अटैच हो गया तो अब ये क्या करेगा? अब ये एक्ट करेगा, जो हमारी कोट प्रोटीन्स हैं उनके लिए एक बाइंडिंग साइट की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, अब जो कोट प्रोटीन्स होंगी उनकी असेंबली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उनकी असेंबली क्या होगी? यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से ढेर सारे SAR-1 जीटीपी आएंगे और ढेर सारी कोट प्रोटीन और वेसाइकल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से ये सारी कोट प्रोटीन आकर के यहाँ पे पॉलीमराइज होगी, तो लास्ट में क्या होगा? जो हमारी वेसाइकिल होगी वो बड़ होकर के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में अभी भी इस वेसाइकिल के साथ में जीटीपी बाउंड हमारा क्या प्रेजेंट है? जीटीपी बाउंडेड हमारा जो SAR-1 है वो अभी भी प्रेजेंट है, और हमारी कोट प्रोटीन और पूरा ये वेसाइकिल जो है बड होकर के आ चुकी है। वेसाइकिल की बडिंग हो चुकी है और इसके पास में जो हमारा कार्गो था वो भी है। ठीक, अब हमने कहा कि जैसे ही वेसाइकिल बड होकर के आती है तो कोट प्रोटीन वहां से हट जाती है। ठीक है, तो अब उन कोट प्रोटीन्स के हटने के लिए जरूरी है कि ये जो हमारा SAR-1 जीटीपी से बाउंडेड है, ये अपने जीटीपी को हाइड्रोलाइज करे और जीडीपी के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसकी जीटी पेज सब यूनिट क्या होती है? वो जीटी पेज एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाती है। इस SAR-1 के पास अपनी जीटी पेज एक्टिविटी भी है, जीटी पेज एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाती है। ठीक, और जैसे ही जीटी पेज एक्टिविटी स्विच ऑन हुई, जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया जीडीपी प्लस पीआई में। ठीक है, यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और जो हमारा SAR-1 था वो फिर से किस फॉर्म में आ गया? जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में आ गया। जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में आ गया। अब क्या हुआ? अब जैसे ही ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में आया, इसने वेसाइकिल को छोड़ दिया, तो तुरंत जो कोट प्रोटीन थी वो क्या हो जाएगी? वो शेड ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तुरंत क्या होगा? कोट प्रोटीन हट जाएगी। फिर से कोट प्रोटीन्स का डीपॉलीमराइजेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में जो कोट प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो रिवर्सिबल है और डिपेंडेंट है किस पे? जो हमारी मोनोमेरिक जी प्रोटीन है उसकी एक्टिविटी पे। मोनोमेरिक जी प्रोटीन जैसे ही जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में आता है, कोट प्रोटीन अपनी असेंबली स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में जाता है वैसे ही वो डिसअसेंबल हो जाता है। ठीक है, और जीडीपी बाउंडेड फॉर्म से जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है हमारा Sec12। इसलिए Sec12 किसकी तरह यहाँ पे काम कर रहा है? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यानी जेफ की तरह काम कर रहा है। ठीक, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यानी जेफ की तरह कौन काम कर रहा है? Sec12। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ इसी तरह से ARF प्रोटीन भी काम करती है। ठीक, ARF भी नॉर्मली जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में साइटोसॉल में पाई जाती है। ठीक है, जैसे ही वेसाइकिल की बडिंग स्टार्ट होना होता है उसका एक कोवैलेंट मॉडिफिकेशन पहले किया जाता है। डिफरेंस यही है, वहाँ पे ARF का कोवैलेंट मॉडिफिकेशन किया जाता है, जबकि SAR-1 का कोई कोवैलेंट मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था, सीधे ही Sec12 से इंटरेक्ट करेंगे।
ठीक है। उसको गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर से इंटरेक्ट कराने के लिए क्या किया जाता है, पहले उसका कोवैलेंट मॉडिफिकेशन किया जाता है, और उस कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के दौरान उसमें एक मायरेस्टेट रेजिड्यू जोड़ा जाता है। कोवैलेंटली एक मायरेस्टेट रेजिड्यू जोड़ दिया जाता है। स्टेट रेजिड्यू के थ्रू क्या होता है, वो जाकर के गाल्जी मेम्ब्रेन से तिरथड़ हो जाती है। ठीक है, वो गाल्गी मेम्ब्रेन से जैसे ही इंटरेक्ट करती है वैसे ही गाल्गी मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है जो कि उसके जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी की प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह होती है। ठीक है, तो इस तरह से एआरएफ और सार1 काम करते हैं। ठीक, और बेसाइकिल की बडिंग हो जाती है। अब बेसाइकिल बढ़ करके मूव करती है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक पे, मूव करती हुई जाती है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्रैक पे किस तरह से बेसाइकिल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वहाँ पे मोटर प्रोटीन्स होती हैं। मोटर प्रोटीन्स एटीपी जो होती हैं वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हुए अपने ट्रैक पे चलती हुई टारगेट मेम्ब्रेन तक लेकर के चली जाती हैं। ठीक है, अब हमारी जो बेसाइकिल है वो टारगेट मेम्ब्रेन तक पहुँच गई। ठीक है, अब इसका फ्यूजन किस तरीके से होगा उसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको जो एक्सेस वहाँ पे एक्सेसरी कोड प्रोटीन्स पाई जाती है, बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोप 1 के साथ में कौन सी कोड प्रोटीन पाई जाती है, और कोप 2 के साथ में और क्लेथ्रिन के साथ में कौन कौन सी एक्सेस वहाँ पे कोड प्रोटीन्स पाई जाती हैं, क्योंकि वो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि असेंबली में सारी कोड प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो एक चार्ट के थ्रू या एक टेबल के थ्रू आप लोग कहिए, मैं उसको बना के आपको दिखा देता हूँ और आप लोगों को पूरी टेबल याद करनी है। ठीक है, उसमें मैं आपको सारी प्रोसेस समराइज करके दिखा दे रहा हूँ कि कौन सी बेसाइकिल कहाँ से वर्क करती है, कहाँ पे जाती है, कौन सी मोनोमेरिक जी प्रोटीन होती है, सारा का सारा उस टेबल में रहेगा। आपको टेबल याद कर लेंगे, पूरी वैस्कुलर ट्रैफिकिंग आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं टेबल बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा कोटेड बेसाइकिल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोटेड बेसाइकिल्स हैं जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोप 2, कोप 1 और क्लेथ्रिन कोटेड बेसाइकिल्स, जो कि नॉर्मली कोड प्रोटीन्स होती हैं या मेजर कोड प्रोटीन्स होती हैं, जो कि जो ट्रांसपोर्ट बेसाइकिल्स होती हैं उनके बडिंग में यूटिलाइज होती हैं या हेल्प करती हैं। ठीक है, इनके साथ में और क्या क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो कोप 2 कोटेड बेसाइकिल होती हैं कौन से ट्रांसपोर्ट स्टेप को मेजर करती हैं, वो ईआर से गाल्गी की तरफ प्रोटीन्स को लेकर के जाती हैं, जिसको हम लोग एंटीरोग्रेड ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेसरी कोड प्रोटीन्स होती हैं सेक 23, 24 एंड 13, 31 कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा सेक 16 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये सारे कोड प्रोटीन्स मिलकर के ये हमारी कोप 2 बेसाइकिल्स बनाती हैं। ठीक है, एसोसिएटेड जीटी पे जो होता है वो सार1 होता है, आपको पता है, मैंने बताया ये भी आपको। उसके बाद हमारी आती है कोप 1 कोटेड बेसाइकिल। ये क्या करती है, सिस गाल्जी से ईआर की तरफ जो प्रोटीन ईआर की रेजिडेंट प्रोटीन्स होती हैं, मैंने आपको बताया था, उनको लेकर के जाती हैं, और इस तरह की जो बेसाइकिल्स होती हैं वो रेट्रोग्रेड ट्रैफिकिंग कराती हैं, इसके अलावा लेटर गाल्गी से अर्ली गाल्गी सिस्टर्नी की तरफ भी प्रोटीन्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, ये बनी होती हैं, बहुत सारे कोटोमर्स होते हैं जो कि 7 डिफरेंट कोप सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोप सब यूनिट होती है, लेकिन 7 तरह की सात डिफरेंट कोप प्रोटीन्स होती हैं जिनको कोटोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन होती है दैट इज या जीटी पेज होती है वो एआरएफ होती है। उसके बाद हमारी आती हैं क्लेथ्रिन एंड एडाप्टर प्रोटीन, जिसको एपी भी बोलते हैं, एडाप्टर प्रोटीन। क्लेथ्रिन के साथ में बहुत सारे एडाप्टर प्रोटीन्स होती हैं वहाँ पे, और क्लेथ्रिन कोटेड बेसाइकिल जो होती हैं वो ट्रांस गाल्जी से ओरिजिनेट होकर के इंडोसोम तक जाती हैं। ठीक है, इस तरह की जो बेसाइकिल होती है वहाँ पे जो मेजर कोड प्रोटीन होती है वो क्लेथ्रिन और AP1 कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, दूसरा ट्रांस गाल्जी से इंडोसोम की तरफ एक तरह की बेसाइकिल और जाती हैं जिनके पास जो कोड प्रोटीन क्लेथ्रिन और GGA कोड प्रोटीन्स होती हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंडोसोम की तरफ भी क्लेथ्रिन कोटेड बेसाइकिल जाती हैं, वहाँ पे क्लेथ्रिन और AP2 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कोड प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसके अलावा ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम, मिलेनोसोम और प्लेटलेट बेसाइकिल्स जो होती हैं वहाँ पे भी हमारी क्लेथ्रिन कोटेड बेसाइकिल जाती हैं, और वहाँ पे जो कोड प्रोटीन बनती है वो मेनली AP3 कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बनी होती है, और जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन होती है यहाँ पे वो ARF होती है। ठीक है, तो ये तो एक समरी थी कि कौन कौन सी कोड प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी कोड प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटीन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं, और उनके पूरी असेंबली में कौन कौन सी कोड प्रोटीन और कौन कौन से मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन होते हैं ये बेसाइकिल की बडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। वेसाइकिल की बडिंग के साथ साथ ये वेसाइकल्स के पिंच ऑफ होने में भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो हमारे कोप टू कोटेड वेसाइकल्स होती हैं उनकी पिंचिंग ऑफ में सार1 इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। और जो हमारी कोप 1 कोटेड वेसाइकिल होती है एआरएफ, उनके पिंच ऑफ होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन पाथवे जो है वो पूरी तरह से अभी अननोन है, ठीक है। पाथवे पूरी तरह से अननोन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकिल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, उनकी पिंचिंग ऑफ किस तरीके से होती है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा पॉलीमर होता है, एक जीटी पेज का बहुत बड़ा पॉलीमर होता है जिसको डायनेमिन कहते हैं, डायनेमिन कहते हैं। आगे चल के हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। डायनेमिन्स जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वेसाइकल्स ओरिजिनेट होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकल्स ओरिजिनेट होते हैं, उनके पिंचिंग ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये बहुत ही बड़े पॉलीमर होते हैं और पॉलीमेरिक जीटी पेज होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीमेरिक जीटी पेज होते हैं, पॉलीमेरिक जीटी पेज। ये पॉलीमेरिक जीटी पेज होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। फिर से सुनिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो क्लेथ्रिन कोटेड वेसाइकल्स ओरिजिनेट होती हैं, उनके पिंचिंग ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको पिंच ऑफ कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो बात रही जो हमारी फूड प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, उनके बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।